तो जो पिछला था वेक्टर्स में वो सारा समझ आ गया तुमको जो मैंने कराया था डेल ऑपरेटर से पहले का, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करी थी सारी, एंड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, वो सब आ गया समझ? यस सर। आई थिंक और किसी को दिक्कत है नहीं, अब सबको पिछला वाला क्लियर हो गया। तो यहीं पे थे ना डेल ऑपरेटर पे? यस सर। ठीक है। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है तो बता दिया था ना? नो सर, ये बताया नहीं था। डेल ऑपरेटर क्या होता है ये भी नहीं बताया था? ठीक है चलो। तो इसको इस सिंबल से, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इसको हम नेबला भी कहते हैं, नेबला। एंड दिस इज बेसिकली द सम ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड। किसी एक फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं अलग अलग, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, और इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा डेल ऑपरेटर बन जाता है। ये देखो, डेल इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये आई वाला हो गया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई वाला हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये के वाला हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। क्योंकि ये ऑपरेटर है, क्योंकि ये वेक्टर है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी जो नॉर्मल वेक्टर्स की होती हैं वो प्रॉपर्टी सारी ये फॉलो करता है। देखो, दिस वेक्टर ऑपरेट पोसेस प्रॉपर्टीज एनालॉगस टू दोज ऑफ ऑर्डिनरी वेक्टर्स। ठीक है। और इसका बेसिकली जो यूज़ है वो तीन क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। उन तीनों को डिफाइन करने के लिए ही इसका यूज़ है, वहीं ये मेन है, और तो इसका कोई बहुत बड़ा खास यूज़ है नहीं। उन तीनों को पढ़ते टाइम ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी समझ आ गया व्हाट इज डेल ऑपरेटर आदर्श? ओके सर। है ना अमित? यस सर। अच्छा अमित, तुम्हें भी वेक्टर्स में कोई दिक्कत है? मतलब क्लास में तो आ जाया करो, पर मैं पूछ रहा हूँ ऐसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत है? पूरा वेक्टर आई थिंक तुम्हारे सामने हो रखा है ना एक बार वैसे? यस सर, बस थोड़ी सी रिवीजन होता है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, नहीं नहीं उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेटर है ग्रेडियंट ऑपरेटर। अगर एक फंक्शन है लेट फाई एक्स वाई जेड बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल, एक फंक्शन है फाई एक्स वाई जेड, दिस इज वन फंक्शन, और तीन, इट इज डिफाइंड एट एक्स वाई एंड जेड एंड इट इज डिफरेंशिएबल एट ऑल दीज पॉइंट्स। तो देन द ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज इन दिस वे, दिस इज रीड एज द ग्रेडियंट ऑफ फाई। देखो ये डेल ऑपरेटर है, उसके आगे हमने फंक्शन लगा दिया फाई, तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। और देखो जो हमारा फंक्शन था फाई वो तीनों के साथ आ गया, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। तो डेल ग्रेड ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड। एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप, जेड वाले के साथ के कैप। तो ये हमारा हो गया ग्रेडियंट। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब इफ वी वांट टू कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ एनी यूनिट वेक्टर ए, देखो ए एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में तुम्हें ग्रेड ऑफ फाई का कंपोनेंट निकालना है। तो बेसिकली ये जो स्टार्ट में मैंने पढ़ाया था कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, ये वही है। तो डेल फाई का कंपोनेंट निकालना है ए की डायरेक्शन में, और ए एक यूनिट वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेड ऑफ फाई का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ये देखो ग्रेड ऑफ फाई डॉट ए, और इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए। दिस ग्रेड ऑफ फाई इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर है आदर्श? यस सर। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई, एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए हमारा हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से तुम्हें समझ आएगा। इफ फाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये एक फंक्शन हो गया
इसका हमें देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, इसको डेल फाई या ग्रेड फाई कैसे भी हम रीड कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे निकालना है वो है 1 - 2 - 1, ये हमको गिवन है। अब देखो कैसे करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई करना है तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑपरेटर, फाई हमारा फंक्शन ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। अब ये जो फंक्शन है ये एक्स वाई और जेड तीनों के साथ चला जाएगा, इट विल गो 1 by 1 विद ऑल ऑफ द 3 एक्स वाई एंड जेड। तो देखो ये एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। अब देखो अब यहाँ पे तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब समझ आएगा, व्हाट इज मीन बाय पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है इट विल डेरिवेटिव ओनली इफ एनी फंक्शन हैज एक्स। किसी फंक्शन में अगर एक्स होगा तो ये उसको डेरिवेटिव करेगा, नहीं तो जीरो। अब देखो इन दोनों में से किसी में एक्स है, पहली और दूसरी टर्म में से बताओ मुझे। फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में है, तो सेकंड वाली में है? नो सर। तो सेकंड का डेरिवेटिव जीरो हो गया, सिर्फ फर्स्ट का होगा। फर्स्ट में भी जो एक्स वाला होगा सिर्फ उसी का। देखो 3y ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, nx की पावर n - 1, और 2x इंटू 3y ये हो जाएगा 6xy i कैप। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। इसी तरह सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म में देखो दोनों टर्म में y है, तो पहले पहली टर्म का होगा, ये y की पावर 1 है तो हो जाएगा 3x², ये y क्यूब है तो हो जाएगा 3y², z² जी। इसी तरह थर्ड टर्म का करेंगे, z पहली टर्म में तो z नहीं है तो 0 हो गया, सेकंड टर्म में z² है तो 2z हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y³ z k। ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया, बट वी नीड टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1 - 2 - 1। इसके लिए क्या करेंगे, कोई बता सकता है? एनीवन? नो सर। कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू आई ना ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसमें 1 - 2 - 1 पुट कर देना है। करके देखो, ये वैल्यू उतारो अपनी कॉपी में जो ग्रेडियंट ऑफ फाई मैंने निकाला है, और x की जगह 1 पुट करो, y की जगह -2, z की जगह -1, और मुझे बताओ क्या आ रहा है जल्दी से। करो जल्दी से। सर माइनस का 12i माइनस का 9j एंड माइनस का 16k। किसने निकाला है? करूँ? ओके, बाकी अमित तो छोड़ के चला गया क्लास, और एक बच्चा और आया था, आदर्श। आदर्श निकाल के देखा? जे माइनस का क्या कह रहे हो? क्या आ रहा है? माइनस का 12y प्लस 8j माइनस का 12y प्लस माइनस 11k। ठीक है, तुम निकाल सकते हो जो भी आएगा। ठीक है ना। अब इसी तरह हम आ जाते हैं डाइवर्जेंस पे। 8j इसी तरह हम आ जाते हैं डाइवर्जेंस पे। अब देखो डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडियंट था, हम डायरेक्ट किसी फंक्शन से अप्लाई कर देते हैं,
मल्टीप्लाई कर देते हैं और फंक्शन तीनों के साथ जाता है। डाइवर्जेंस बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, डेल डॉट वी। तो अगर कोई फंक्शन है v, उसके तीन कंपोनेंट v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप हैं और हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ v। तो डेल डॉट, इसको ऐसे लिखते हैं डेल डॉट v, ये देखो डेल बीच में डॉट प्रोडक्ट फिर v। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज तीनों कंपोनेंट इसके हम लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप डॉट v। v हमारा फंक्शन है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा अंतर है ग्रेडियंट से। क्या, व्हेन वी डू द डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे 0 होता है। तो x के साथ सिर्फ i वाला कंपोनेंट आएगा, देखो डेल v1 अपॉन डेल एक्स प्लस j के साथ सिर्फ j वाला आएगा डेल v2 अपॉन डेल वाई प्लस v3 डेल v3 अपॉन डेल z। और ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डाइवर्जेंस स्केलर होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो डेल डॉट भी हमने किया तो रिजल्ट इसका स्केलर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। आदर्श, तरुण, ये पॉइंट क्लियर है तुम लोगों को? So this is the divergence and let's check it question now. We will see one question. So we have one function a x square z I minus 2y cube z square j cap plus x square y z k cap. Then we have to find divergence of a, del dot a. इसको हम डाइवर्जेंस ऑफ ए भी लिख सकते हैं और हमको 1 माइनस 1 और 1 इन पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या यार, so divergence of a, so the I term will go with I, j term will go with j and k term will go with k. So you can see that there are three terms I, j and k.
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून यार, मैं बीच में क्लास ले रहा था, नेटवर्क चला गया, बाकी बच्चे आई थिंक क्लास से बीच में से चले गए। हाँ तो डाइवर्जेंस तक सुन लिया था सबने? आदर्श? यस सर, यस सर। डाइवर्जेंस का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो डाइवर्जेंस हमें निकालना है। ए एक वेक्टर हमें गिवन है, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई कैप माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। डाइवर्जेंस ऑफ ए हमें निकालना है, यानी डेल डॉट ए, और 1 माइनस 1 और 1 पे निकालना है दिस पॉइंट्स। सो पहले क्या करेंगे, अपना डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखा, देन डेल ऑपरेटर लिखा, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप डॉट ए वेक्टर, एंड नाउ वी कैन सी दैट दिस आई विल ऑपरेट ओनली ऑन आई। डेल बाय डेल एक्स सिर्फ आई पे ऑपरेट करेगा, और जब ये आई पे ऑपरेट करेगा तो z तो कांस्टेंट ही हो जाएगा 2xz, और i डॉट आई 1 हो जाएगा। सो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2xz। इसी तरह सेकंड टर्म y ऑपरेट करेगा, ये हो जाएगी 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसी तरह थर्ड टर्म एक्स वाई स्क्वायर जेड पे डेल बाय डेल जेड ऑपरेट करेगा, डेल जेड बाय डेल जेड 1 हो जाएगा, तो आ जाएगी एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए आ गया। अब हमें निकालना किस पे था, 1 माइनस 1 1 पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना 1 माइनस 1 1 पुट करेंगे। तो इसमें 1 माइनस 1 1 पुट, हाँ बताओ सर। मुझे कुछ दिख नहीं रहा सर। बाकियों को दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा? अरे जस्ट अ मिनट। अभी दिख रहा है? यस सर। ठीक है। सो ये ए वेक्टर है, हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना था। सो देखो तीन टर्म्स हैं इसमें, आई जे और के। सो क्योंकि दिस इज अ डाइवर्जेंस मींस डॉट प्रोडक्ट, सो आई विद आई, जे विद जे एंड के विद के। सो एक्स ऑपरेट ऑन फर्स्ट टर्म, दिस विल गिव अस 2xz, y ऑपरेट ऑन सेकंड टर्म, दिस विल गिव अस 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर, and z will operate on third term, this will give us xy square. So now we got the divergence, we have to calculate it at 1 minus 1 and 1. Now just put these points 1 minus 1 and 1 in this expression and let me know what is the value you are getting. Just put इस expression को copy में note करो, और इसमें 1 minus x1, y minus 1 और z1 put करो, और बताओ मेरे को कि डाइवर्जेंस कितना आ रहा है। टू आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 1 के कैप। आई के और जे, आई कैप जे कैप के कैप कहाँ से आया? देखो डाइवर्जेंस में मैंने जो एक्सप्रेशन माइनस, ये आएगा -3। हाँ ये सेट ठीक है, -3 आएगा, एक बार चेक करने दो। -3 आएगा, 2 ये हो गया हमारा -6, 2 - 6 -1, आई थिंक 5 आएगा, -5 आएगा। लास्ट में सर प्लस होगा सर वहाँ पे। अच्छा हाँ प्लस बना, ओके ठीक है -3 आएगा। बाकियों का आ गया? आदर्श, रितम, तुम लोग आ रहे हैं? सर 5 आ रहा है।
नहीं नहीं नहीं, एक बार तरुण तुमने निकाला था ना? सर हाँ, एक बार जोर से बता दो सबको, एक एक पॉइंट करके कैसे वैल्यूज पुट करी और तीनों टर्म क्या आई, एक बार बता दो सबको। सर यहाँ पे सर फर्स्ट के अंदर सर एक्स और वाई, एक्स और जेड की वैल्यू 1 1 पुट, हाँ तो 2 हाँ आ गया। ठीक है। तो सेकंड के अंदर सर वाई का स्क्वायर है इसलिए वो पॉजिटिव हो गया, हाँ जेड का स्क्वायर है तो वही पॉजिटिव हो गया, तो ये -6 हो गया। ठीक है। अगले के अंदर सर वाई का स्क्वायर है तो वापस वो प्लस हो गया, तो एक्स पे प्लस पॉजिटिव है तो बिल्कुल 1 हो गया। तो हो गया 2 - 6 Yes, + 1 है ना? हाँ सर, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया हमारा -3। अब ये हो गया सबका। हाँ सर। आगे बढ़ो। यस सर। सो इसी में सबसे लास्ट ऑपरेटर हमारा है कर्ल ऑपरेटर। तो ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, लास्ट है हमारा कर्ल। सो v इज, अगर कोई हमारा वेक्टर है v जो डिफरेंशिएबल भी है, तो उसका कर्ल का मतलब बेसिकली रोटेशन होता है। जहाँ रोटेशन पॉसिबल होगी वहीं कर्ल होगा, जहाँ रोटेशन नहीं होती है वहाँ कर्ल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। सो कर्ल ऑफ v या रोटेशन ऑफ v को हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, कर्ल ऑफ v del by del x i कैप प्लस del by del y j कैप प्लस del by del z k कैप क्रॉस v। ये हमारा कर्ल हो गया। अब है तो एक क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए तुम लोगों ने अपना 11th क्लास में मैट्रिक्स मेथड पढ़ा होगा। मैट्रिक्स बनाते हैं एक्स वाइज, एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीसरे वेक्टर की वैल्यूज लिखते हैं, और उसके बाद हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये भी हम देखेंगे। ये मान लो एक वेक्टर है v, जिसका हमें ओमेगा क्रॉस r, v हमने पढ़ा होगा। v क्या होता है? अगर हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है ओमेगा क्रॉस r। ये एक्सप्रेशन सबको याद है अपनी 11th क्लास से? डू एवरीवन रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन? आदर्श, तरुण, बताओ। I am just asking that if omega is the angular velocity and v is the linear velocity, then v is equal to omega cross r. This expression you must have read in your 11th class. Have you remembered it? याद है ये एक्सप्रेशन तुम लोगों को? नो सर। चलो कोई नहीं, याद आ जाएगा। तो ओमेगा को अगर हमने ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप लिख दिया, r इज इक्वल टू r1 आई कैप प्लस r2 जे कैप प्लस r3 के कैप। बेसिकली ये एक्स वाई जेड है, r1 हो गया x, r2 हो गया y और r3 हो गया z। तो अगर हम कर्ल ऑफ v निकालेंगे, मतलब कर्ल ऑफ v निकाल रहे हैं, तो v की जगह ओमेगा क्रॉस r पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस r। जब इसको देखो, इसमें दो बार क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले ओमेगा क्रॉस r फिर उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट, तो 2 ऑफ ओमेगा आएगा। इससे हमको क्या पता चला? देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, ठीक है ना। इससे हमको ये पता चला किसी भी वेक्टर का अगर हम कर्ल निकालते हैं तो उसकी रोटेशनल प्रॉपर्टी बताता है। क्योंकि देखो हम कर्ल निकाल रहे थे लीनियर वेलोसिटी का, लेकिन आ गई एंगुलर वेलोसिटी, यानी कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज एंगुलर वेलोसिटी, यानी कर्ल बेसिकली रोटेशन है। ये हमें बताता है कोई भी वेक्टर कितना रोटेट कर रहा है, अगर करेगा कि नहीं करेगा, रोटेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये समझ आ गया? समझ आया? यस सर। हाँ तो बोला करो यार, ऐसा लगता है नेट चला गया, बीच बीच में बोलते रहा करो। ठीक है, अगर तुम्हें ये पूछना है कि ये कैसे आया ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखो इसका भी सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। ये देखो यहाँ देखते हैं। देखो सबसे पहले v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा हो गया हमारा ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप। r हो गया r1 आई कैप प्लस r2 जे कैप प्लस r3 के कैप, यानी x ऑफ आई कैप प्लस y ऑफ जे कैप प्लस z ऑफ के कैप। डेल क्रॉस v निकालना है, दैट इज डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस r। सबसे पहले ओमेगा क्रॉस r निकालते हैं, ओमेगा क्रॉस r। तो पहली रो हो गई आई जे के, दूसरी हो गई ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, और तीसरी हो गई r1 r2 r3। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट में पहला कैलकुलेट करते हैं इसमें डिटर्मिनेंट में, तो फर्स्ट रो को हाइड कर देते हैं। तो जब हम पहली आई कंपोनेंट निकालेंगे तो ये वाली और ये वाली रो हाइड कर देंगे, तो हो जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा 3 r2 r3। ये देखो ये रहा।
उसके बाद सेकंड में माइनस आता है माइनस जे। जे निकालने के लिए बीच वाली और टॉप वाली हाइट कर देते हैं तो हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 3 R1 R3। ये देखो ओमेगा 1 ओमेगा 3 R1 R3। इसी तरह तीसरी निकालने के लिए इसको हाइट कर देंगे तो हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 R1 R2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 R1 R2। अब हम पे तीनों कंपोनेंट आ गए। ये तो सिंपल डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करना है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा ओमेगा 2 R3 माइनस ओमेगा 3 R2 आई कैप माइनस ओमेगा 1 R3 माइनस ओमेगा 3 R1 जे कैप प्लस ओमेगा 1 R2 माइनस ओमेगा 2 R1 के कैप। अब हम पे ओमेगा क्रॉस आर आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था, डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। तो हम इसका फिर से एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये देखो ये आ गया ओमेगा क्रॉस आर, हमें निकालना था डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। तो अब फर्स्ट रो हो गई आई जे के, सेकेंड हो गई डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और थर्ड हो गई हमारी जो हमने ओमेगा क्रॉस आर कैलकुलेट किया था उसके कंपोनेंट हमने यहाँ पे एक एक करके पुट कर दिए। ये हमारी थर्ड रो हो गई, ठीक है। अब इसी तरह हमने जैसे हमने पिछला कैलकुलेट किया था इसी तरह इसको कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल। तो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 आई कैप, दूसरा आएगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 2 जे कैप, तीसरा आएगा ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 3। 2 कॉमन आ जाएगा और ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप, ये हमारा है डब्ल्यू वेक्टर ओमेगा वेक्टर। तो ये आ गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, यानी डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ये मैंने वहाँ शो भी किया था और यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? पक्का? नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये करके देखना खुद से, तब तुम्हें और समझ आएगा। मतलब ये जितने भी ऐसे करने वाले क्वेश्चन है ना, ये जब तक तुम अपने हाथ से करके नहीं देखोगे तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ठीक है भाई मांझी जी, रितम, आदर्श, तरुण, यस सर। ठीक है ना? सही। यस सर। ठीक है ठीक है, करके देखना क्लास के बाद अपना आराम से। तो अब हमने करके हाँ बोलो। करके देखा था पहले। किया था? कौन बोल रहा है? ज्ञानचंद? क्या? हाँ हाँ ज्ञानचंद, तुमने तो कर लिया होगा, तुम थोड़ा सा पहले आ गए थे ना लोग। बाकी लोग भी करके देखो, ठीक है। तो अब हमने वेक्टर पढ़ लिया क्या होता है, स्केलर पढ़ लिया क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया, उसके बाद हमने डेल ऑपरेटर पढ़ लिया, उसके बाद हमने इसकी जो 3 प्रॉपर्टी हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, वो भी पढ़ ली। अब क्या कह रहे हो, बोलो। सर आवाज नहीं आ रही, अब सही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ सर अब हाँ, आपका सर नेटवर्क चला जाता है। हाँ सर बीच बीच में दिक्कत है। हाँ हाँ, अरे वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, बताया ना मैंने, यूनिवर्सिटी में नेट नहीं आ रहा है आज, फ़ोन के नेट से क्लासेस ले रहा हूँ यार। इससे अच्छा नेट तो घर पे आता था मेरे। इतना बेकार नेट है यूनिवर्सिटी में जिसकी हद नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। पहले ग्रेडियंट की, फिर डाइवर्जेंस की, फिर कर्ल की। तो सबसे पहले ग्रेडियंट की पढ़ते हैं। ये हमने ग्रेडियंट क्या होता है ये मैंने दिखा दिया था। और फाई एक फंक्शन है जो 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, एक्स, वाई और जेड। तो इसका जो टोटल डिफरेंशिएबल डी फाई होता है, डी हमारा टोटल डिफरेंशिएबल है और ये ग्रेडियंट हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। तो हम इस टोटल डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। ये हो गया हमारा। तो अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप डॉट डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। क्योंकि अगर इन तीनों को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाला आई के साथ जाएगा, तो हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। बिल्कुल सेम ऊपर वाली 3 टर्म आ जाएंगी। अब ये जो पहली वाली टर्म है इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। दूसरा वाला जो है ये हो गया हमारा डी आर वैक्टर, आर था एक्स वाई जे, डी आर हो गया डी एक्स डी वाई डी जे, तो हो गया डॉट डी आर। और डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं अपना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर इंटू कॉस थीटा।
यहाँ पे थीटा हमारा एंगल है डेल फाई और डी आर के बीच का। तो अब देखो अगर थीटा 0 होता है, ठीक है, क्योंकि ये डेल फाई डॉट डी आर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 होगा, क्योंकि थीटा 0 होगा को कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जब ये 1 हो जाएगी तो जो हमारा डी फाई है ये मैक्सिमम हो जाएगा, समझ रहे हो। और यही प्रॉपर्टी है डेल फाई की जिसकी वजह से इसका नाम ग्रेडियंट पड़ा। मतलब इट डिफाइंस एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम, मीन्स अगर हम थीटा को 0 कर देते हैं तो ये मैक्सिमम चेंज हो जाएगा, इसीलिए उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। हमने एक वेक्टर फील्ड ले लिया। वेक्टर फील्ड क्या लिया हमने? पानी, वाटर फ्लो हो रहा है और उसका जो वेक्टर हमने मान लिया वो मान लिया ए ऑफ आर। ये देखो दिस ए ऑफ आर इज द वेक्टर। अब इस वेक्टर को हमने डिफाइन कैसे किया? दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मास ऑफ वाटर। इसका जो मैग्नीट्यूड है पानी के मास के इक्वल है। और जो हमारा जैसे ये एक प्लेन है, ये देखो ये स्केल दिख रहा है सबको? हाँ सर। है ना, मान लो ये एक प्लेन है, इस पे से पानी ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर, अगर ये टेढ़ा होता तो भी हम परपेंडिकुलर लेंगे, पर यूनिट एरिया कितना पानी क्रॉस कर रहा है वो हमारा हो गया, है ना। देखो दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मास ऑफ वाटर क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ पर यूनिट टाइम। तो इसमें परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना मास ऑफ वाटर क्रॉस कर रहा है वो हमारा ए वेक्टर हो गया। ठीक है, हाँ सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक एन इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम dv एंड फिगर आउट द बेल। अब हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, देखो ये रहा, ये एक हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया dv, एक इसकी लेंथ हो गई dx, ब्रेथ हो गई dy और हाइट हो गई dz। तो इसका टोटल वॉल्यूम हो गया d ऑफ v dv। और इससे हम देखेंगे कितना पानी बाहर निकल रहा है, कितना एंटर कर रहा है। तो देखो ये हो गया dv dx dy dz, ठीक है ना। यस सर। तो एक एक करके इसके देखो 3 फेस ले सकते हैं हम, एक ये वाला, एक नीचे वाला और एक साइड वाला। तो ये जो ये वाला हो गया जिसपे मेरा एरो है, ये हो गया हमारा xz प्लेन। xz प्लेन में एरिया होता है dx इंटू dz, और xz प्लेन के अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो आएगा j वेक्टर। तो इसका एरिया हो गया dx dz j कैप। इसी का यूज हम करेंगे। ये देखो फर्स्ट अबाउट द फेस द एरिया dx dz परपेंडिकुलर एंड द फेसिंग आउटवर्ड। ये देखो ये हो गया ना बाहर की तरफ। इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन दैट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए नॉर्मल टू दिस फेस इज। अब अगर हम ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालें इस वेक्टर के नॉर्मल, अभी हमें कंपोनेंट निकालना आता है, अगर हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं किसी दूसरे वेक्टर की तरफ तो उससे डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। अभी हमें यहाँ पे ए का कंपोनेंट निकालना है ना, कंपोनेंट ऑफ ए इस फेस के परपेंडिकुलर, इसका यूनिट वेक्टर जे है, तो हो जाएगा ए डॉट जे। ए डॉट जे मीन्स ए ऑफ वाई, क्योंकि सिर्फ वाई वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, अब अगर हम एक फेस से कितनी फ्लक्स बाहर निकल रही है वो निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा ए डॉट डी एस, क्योंकि फ्लक्स होता है, किसी की भी फ्लक्स निकालते हैं तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ए की फ्लक्स निकाल रहे हैं तो ए डॉट डी एस हो गया। अब डी एस की जगह हम लिख सकते हैं ये डी एक्स डी जेड जे कैप और ए ऑफ वाई हो गया। और यहाँ पे बेसिकली ब्रैकेट में जो वाई है उसका मतलब है ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, ये क्लियर है? सर वो किसका फंक्शन है वाई ब्रैकेट वाला? मतलब इट मीन ये हमें शो करता है कि जो ए है वो वाई का फंक्शन है, ए वाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमने एक फेस के लिए निकाला। इसी तरह देखो ये पहला फेस हो गया। अब हम जब इस फ्रंट फेस से इस फेस पे आएंगे तो देखो डी वाई डिस्टेंस चलेंगे, देख रहे हो आगे की तरफ डी वाई आगे आ गई। तो जो अगले वाले का होगा आउटवर्ड वाले का वो होगा ए ऑफ वाई इंटू वाई प्लस डी वाई, देख रहे हो। अब पहले वाई था, वाई प्लस डी वाई हो गया डी जेड इंटू डी एक्स। अब इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा है ना फुल
फुल डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कैसे लिख सकते हैं। हो जाएगा ए ऑफ वाई इज इक्वल टू ए ऑफ वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई टाइम्स ऑफ टी वाई। जस्ट हमने जो भी पीछे पढ़ा था कि फुल डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में कैसे लिखना है, उसका यूज़ किया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें टोटल आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम खुद ही बता दोगे। मान लो ये है, देखो इसके दो फेज हैं, एक फ्रंट फेज, एक बैक फेज और एक फ्रंट फेज। दिख रहा है सबको? यस सर। है ना। मान लो इसमें यहाँ से पानी एंटर किया 10 किलोग्राम और यहाँ से निकला 6 किलोग्राम, और तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि बीच में कितना गायब हुआ, क्या कितना पानी बीच में रह गया, बताओ? 4 किलोग्राम, है ना। तो वही आउटवर्ड फ्लक्स हुई। इसी तरह यहाँ पे निकाला है, देखो ये बाहर निकल रहा है, ये एंटर कर रहा है, तो इन दोनों का बस ऐड करेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जब तुम ऐड करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये देखो ये ए वाई डी एक्स डी जेड, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी हमारी, और सिर्फ ये वाली सेकंड वाली टर्म रह जाएगी, टोटल आउटवर्ड अमाउंट। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म कैंसिल, सिर्फ सेकंड टर्म रह जाएगी, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। और डी एक्स डी वाई डी जेड हमारा वॉल्यूम है डी वी, तो इसको डी वी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया आउटवर्ड फ्लक्स एक सरफेस से। अभी दो सरफेस और हैं, एक ये बॉटम और एक ये साइड वाला। तो ये एक्स जेड है, तो देखो इससे ये आया वाई। अगर हम देखो एक्स जेड में वाई आ रहा है, तो अगर हम वाई जेड करेंगे तो एक्स आएगा, और एक्स जेड करेंगे तो वाई आएगा। इसी तरह इसकी 3 टर्म्स आ जाएंगी, तो जो टोटल फ्लक्स होगी वो पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी, ठीक है। और ये जो अंदर है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, डेल डॉट ए डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी वी। तो देखो हम निकाल क्या रहे थे, हम निकाल रहे थे टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। ये हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, लेकिन हम पहुंचे कहाँ पे, हम डाइवर्जेंस पे आ गए। इसका मतलब डाइवर्जेंस शोज अस द टोटल अमाउंट ऑफ आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। यानी यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जो हमारा टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होगा वो डाइवर्जेंस के इक्वल होगा। ये पॉइंट समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हमको समझ आ गया, डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ आ गया। पूरा क्लियर है ना एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है। तो अब है कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर कोई वेक्टर रोटेट करता है तो उसका कर्ल होगा, और कोई वेक्टर रोटेट नहीं करता है तो उसका कर्ल नहीं होगा। ये जो हमने न्यूमेरिकल किया था बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ही था। तो देखो इसमें वी वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर है, आर है। हमने डेल क्रॉस वी निकालना स्टार्ट किया था, मतलब हम कर्ल ऑफ वी निकाल रहे थे, बट व्हाट वी गॉट इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। मतलब ग्रेडियंट ऑफ वी हमने निकालना स्टार्ट किया, लेकिन हम एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के पहुंच गए। यानी जो हमारा कर्ल होता है वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये क्लास रोक देंगे। फाइंड ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। एक सरफेस है, उस पर नॉर्मल निकालना है तुम्हें इस पॉइंट्स पे P201। ठीक है, और नॉर्मल निकालने के लिए देखो ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से सीख लो और रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों टेस्ट में आया था और पेपर में भी इस पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब हमें जो सरफेस की इक्वेशन दे रखी है उसको 5 मान लो, 6 को दूसरी साइड ले जाओगे तो हो जाएगा x² + 3y² + 2z² - 6 5। ये एक फंक्शन मान लिया हमने। और किसी भी सरफेस की अगर नॉर्मल निकालना है तो उसका ग्रेडियंट निकालना होता है, एकदम रट लो दिमाग में, उसका ग्रेडियंट निकालोगे तो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो हमने ग्रेडियंट निकाल लिया यहाँ पे, ये आ गया हमारा del/del x, del/del y, del/del z, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो इसका ग्रेडियंट आ गया 2xi, 6yj, 4zk। कौन से पॉइंट पे निकालना था? 201। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसमें 201 पुट कर दो। 201 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4i + 4k। ये हमारा आ गया नॉर्मल। अब हमें क्या निकालना था? यूनिट। हमें यूनिट नॉर्मल निकालना है, तो क्या लेंगे? इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड हो गया √4² + 4² यानी 32, यानी 4√2। 4 से 4 कट जाएगा, नीचे √2 रह जाएगा। तो आ गया हमारा, किसी भी सरफेस के नॉर्मल निकालना है तो ग्रेडियंट निकालो
उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये समझ आ गया सबको या इसमें कोई दिक्कत है? बताओ। सर आ गया। पक्का आ गया ना? आदर्श, गणपत, ज्ञानचंद? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो ये सरफेस है, इसकी इक्वेशन को फाई मान लिया, उसका ग्रेडियंट निकाला। और जब ग्रेडियंट निकालोगे तो देखो x वाला सिर्फ x पे ऑपरेट करेगा, यहाँ पे x एक ही जगह है तो हो जाएगा 2x। y वाला y पे ऑपरेट करेगा, y एक ही जगह है, ये हो जाएगा 2y इंटू 3 6y। z वाला z पे ऑपरेट करेगा, ये हो जाएगा 4z। ठीक है, अब जो भी पॉइंट गिवन है उन पॉइंट को पुट कर दो, जो भी वेक्टर आया उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो हमारा यूनिट नॉर्मल आ गया। समझ गए? हाँ सर। बाकियों सबको समझ आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है कुछ जो तुम करके देखना, क्योंकि रेमेडियल क्लास है। एक एक क्वेश्चन वैसे मैं सारे करा दूंगा, पर खुद करोगे तो और अच्छा लगेगा तुमको। ठीक है ना? आगे कुछ क्वेश्चन है, ट्राई करना, पढ़ते रहना। अब रेगुलर क्लास में मिलते हैं 10-15 मिनट बाद, और इसकी अटेंडेंस तो मैं उस क्लास से दे ही दूंगा। और कुछ पूछना है किसी को?